हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम साहू। आज हम फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें खेलों में योजना, हमारे ये सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का। तो जिन बच्चों के स्कूल में हिंदी में फिजिकल एजुकेशन हो वे इन वीडियो से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर परमानेंट वीडियो आते रहेंगे फिजिकल एजुकेशन के एंड अदर सब्जेक्ट के, जो क्लास 10 मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। खेलों में योजना, सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। तो खेलों में योजना से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले आते हैं खेल तो आप सभी जान रहे हैं कि आप जो दिनचर्या में फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत वॉलीबॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे कई सारे गेम होते हैं, उन्हें हम खेल के अंतर्गत रखते हैं। तो खेलों में योजना हमारा ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है योजना किसे कहते हैं। योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य के प्राप्त के लिए बनाई जाती है। मतलब योजना से ये तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम किसी का गोल है आगे चलकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो उसकी एक योजना बनाई जाती है, तो उसी को हम योजना कहते हैं। जैसे खेलों में अगर हमको किसी टूर्नामेंट में प्रतिभाग करना है तो हमें उसमें विजयी होने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। पहले से हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद योजना दर योजना, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी हम उसकी प्रैक्टिस कर उसी को हम योजना के अंतर्गत लाते हैं और अपने गोल की प्राप्ति के लिए हम योजना को बनाते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्रिकेट मैच में शुरू होने से पहले योजना बनाई जाती है कि किस खिलाड़ी को किस स्थान पर बैटिंग करनी है। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे आप वॉलीबॉल का ले सकते हैं कि किस खिलाड़ी को किस जगह खड़ा होना है अपने वॉलीबॉल पिच पर। तो हम आगे चलते हैं, योजना से यही तात्पर्य है। अब आगे हम चलते हैं योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले योजना के उद्देश्य जो दबाव को कम कर देता है। अगर जैसे किसी विरोधी टीम पर दबाव पड़ा है, मैच वो हार रहा है, तो ये अगर अब आप योजना के तहत खेल रहे हैं तो दबाव को वो कम कर देता है। तालमेल में वृद्धि करता है, गलतियों की संभावनाओं में भी कमी करता है, खेल के प्रदर्शन में सुधार। अगर हम योजना बना लेते हैं तो खेल के प्रदर्शन में सुधार लेते हैं। तो आइए हम इसके अंदर के टॉपिक को भी पढ़ते हैं। हाँ, दबाव को कम करना। अगर किसी भी खिलाड़ी से पहले हम योजना बनाते हैं, मतलब अगर हम किसी भी खेलने से पहले योजना को बनाते हैं तो खेल में हम अपना प्रदर्शन दे पाते हैं, क्योंकि योजना बनाने से हमारा मानसिक दबाव एवं तनाव दूर हो जाता है। ये दबाव को कम करने के लिए थे। तालमेल में वृद्धि के लिए, यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बनाई जाए तो उस खेल में खिलाड़ी की योजना के द्वारा टीम के प्रदर्शन का भी बेहतर हो सकता है। ये थी तालमेल में वृद्धि। अब आती है बात गलतियों की संभावनाओं में कमी। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता से पहले योजना बनाई जाती है तो उसे खिलाड़ी द्वारा खेल में बहुत ही कम गलतियां होती हैं तथा आयोजकों द्वारा भी गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मतलब अगर हम किसी खेल को खेल रहे हैं, गलतियों की, ऐसे हम किसी भी मैच को खेल रहे हैं, तो अगर हम एक योजना के तहत चलते हैं कि किस खिलाड़ी को किस जगह खड़ा होना है पिच पर और किसको कब बॉलिंग करनी है, तो गलतियों की संभावनाएं वहाँ पर कम हो जाती है। अगर कुछ पहले से डिसाइड ही नहीं है तो वहाँ पर गलतियाँ जरूर ही होंगी। तो आगे हम चलते हैं खेलों के प्रदर्शन में सुधार। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बनाई जाए तो उस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी के प्रदर्शन में भी काफ़ी सुधार आता है तथा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। मतलब खेल के प्रदर्शन में, जैसे अगर हम योजना के तहत खेल रहे हैं तो खिलाड़ी के खेल के प्रदर्शन में भी सुधार आता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है खेल समितियाँ। खेल समितियों से क्या तात्पर्य। समितियाँ जो देख रेख करती हैं। समितियाँ 3 प्रकार की होती हैं: टूर्नामेंट से पूर्व, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद। टूर्नामेंट के पूर्व कौन कौन सी होती हैं। आयोजन समिति होती है, प्रचार समिति होती है, क्रय समिति होती है, तकनीकी समिति होती है। और टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियाँ होती हैं। स्वागत समिति होती है, परिवहन समिति होती है, भोजन तथा आवास समिति होती है, पुरस्कार समिति होती है। और टूर्नामेंट के बाद की भी कई सारी समितियां होती हैं। तो आइए हम इसके बारी बारी से इस टॉपिक को पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात आती है समिति। समिति किसे कहते हैं? समिति किसी भी कार्य या किसी भी हम खेल को आयोजित करने के लिए किसी एक समिति का बनाया जाता है। जैसे आप अगर अपने शहर में रह रहे होंगे तो वॉलीबॉल के लिए एक समिति होती है अपने शहर की। ऐसे ही स्टेट स्तर पर, स्टेट स्तर पर, नेशनल स्तर पर कई सारी ऐसी समितियां होती हैं जिनके अंतर्गत खेल कराए जाते हैं। ऐसे समितियां यहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई हैं आपके बुक में। टूर्नामेंट के पूर्व कौन कौन सी होती हैं? आयोजन समिति। यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन के लिए जिम्मेदारी होती है। मतलब अगर आपको टूर्नामेंट जहाँ पर हो रहा है, ये आयोजन समिति एक होती है जिसके अंतर्गत 4 या 5 मेंबर होते हैं, जिनके अंतर्गत उनको संचालन करना होता है, सभी चीज़ों को बताना होता है, आयोजन करना होता है उसका। प्रचार समिति, इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता की तारीख, स्थान तथा सूचना का प्रचार करना है। जो पोस्टर बैनर छपवाकर गांव-गांव में गाड़ियों से प्रचार करते हैं, नए बच्चे प्रचार करते हैं, ये प्रचार समिति का कार्य है। क्रय समिति, इस समिति का मुख्य कार्य सभी खेल संबंधी वस्तुओं उपकरणों को खरीदना तथा उपलब्ध कराना है। जैसे आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उसके लिए स्टंप जरूरी होता है, एम्पायर को वो व्यवस्थित करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें क्रय समिति करती है। तकनीकी समिति, इस समिति का कार्य सभी खेल उपकरणों की देखरेख, मैदान की देखरेख तथा लाइट की देखरेख करती है। तकनीकी समिति, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तकनीकी आजकल क्या है? लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जिससे हम पढ़ रहे हैं, लाइट, यही सब तो है तकनीकी समिति। टूर्नामेंट के दौरान की समिति, सबसे पहले हम टूर्नामेंट के पहले की समिति पढ़े थे समिति, अब हम टूर्नामेंट के दौरान की समिति को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वागत समिति, वेलकम समिति होती है। इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट के दौरान अतिथियों का स्वागत करना, नाच गाने से उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद आता है परिवहन समिति। परिवहन समिति, इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट में भाग लेने वाले मुख्य खिलाड़ियों को मैदान से ठहरने तक स्थान तक ले जाना का है। जैसे आपका जहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, मान लीजिए कोई भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, तो वहाँ पर वो सड़क से समझ लीजिए 1 या 2 किलोमीटर की दूरी है, तो परिवहन समिति का वहाँ पर कार्य लगता है कि परिवहन से उन अतिथियों को वहाँ तक ले जाएं, खिलाड़ियों को ले जाएं। अब आती है बात भोजन तथा आवास समिति। इस समिति खिलाड़ियों व अधिकारियों के ठहरने तथा भोजन का प्रबंधन करती है। भोजन व आवास समिति, इसमें जो अतिथि होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन सभी के लिए भोजन और ठहरने की, क्योंकि कहीं टूर्नामेंट तो 4 दिन 5 दिन और भी ओलंपिक में तो कितने दिन तक चलते रहते हैं टूर्नामेंट, तो उनके भोजन तथा आवास के लिए एक समिति बनाई जाती है। पुरस्कार समिति, जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उनके लिए पुरस्कार समिति होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य जीतने वाले प्रतियोगिताओं के लिए मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना होता है। अब उसके बाद आती है टूर्नामेंट के बाद की समिति। टूर्नामेंट के बाद की समिति क्या होती है? टूर्नामेंट के बाद की समिति का कार्य टूर्नामेंट के सभी वस्तुओं को समेटना होता है। जैसे टूर्नामेंट खत्म हो गया तो उसके बाद कुर्सी मेज कई सारी चीज़ें, टेंट लगे होते हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। परिवहन समिति, उदाहरण के लिए परिवहन समिति खिलाड़ियों को छोड़कर आती है, ये भी है। अब आती है बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टूर्नामेंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। टूर्नामेंट किसे कहते हैं? अगर हम क्रमबद्ध तरीके से जो हमारी कॉपी में लिखा है, तो अगर हम उसी को करते हैं, मैं बाद में भी बताऊंगा। टूर्नामेंट किसे कहते हैं? एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच विभिन्न नियमों के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन टूर्नामेंट कहलाता है। टूर्नामेंट किसे कहते हैं? टूर्नामेंट मतलब अगर हम किसी एक टीम का दूसरी टीम से मैच करा रहे हैं किसी एक योजना के तहत, तब उसे हम टूर्नामेंट कहते हैं। इसमें देखिए साफ स्पष्ट रूप से लिखाया गया है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन कहलाता। अगर आप बोर्ड एग्जाम में पूछता है टूर्नामेंट, तो आप यही डिफिनीशन 1 नंबर में लिख देंगे वहाँ पर। अब टूर्नामेंट के महत्व क्या है? अब देखिए, टूर्नामेंट के महत्व खेल के कौशल का विकास करता है, आपके खेलों की आपकी क्षमता को जानता है। सबसे पहले टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की क्षमता का पता लगता है कि वो कहाँ तक व्यक्ति कितना सक्सेसफुल है अपने खेलों में। भाईचारे की भावना बनती है, महत्व है इसका। स्वास्थ्य मनोरंजन का स्रोत है,
मतलब खेलों से तो आप सभी जान रहे हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे और ये मनोरंजन का भी स्रोत है। आईपीएल तो इस समय लॉकडाउन में हो नहीं रहा है, तो इस समय मनोरंजन का स्रोत नहीं है। टूर्नामेंट के प्रकार, अब आती है बात टूर्नामेंट के प्रकार। आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं, ज़्यादातर नॉकआउट या लीक आउट पूछते हैं। टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट इस प्रकार के टूर्नामेंटों में जो टीम एक बार मैच हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट सीधा सीधा समझने की बात है। नॉकआउट टूर्नामेंट हम वे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें आप 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से अगर वह एक टीम अपना पहला ही मैच हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत आती है। लाभ क्या है? ये कम खर्चीले होते हैं, कम समय में ख़त्म होते हैं, टूर्नामेंट से बाहर होने के डर में टीमों का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मतलब अगर इनको ये भी डर बना रहता है अगर हम हार जाएंगे तो हमें बाहर हो जाएंगे, तो इसीलिए वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैचों की संख्या कम होने के कारण जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसमें क्या रहता है, अगर मैचों की संख्या कम है तो ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। मैचों की संख्या कम होने के कारण भी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब इसकी सबसे पहले हानियाँ आप जान लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो इसको आपको हल्का डिस्क्राइब कर बढ़िया से लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स को बनाया हूँ। हानियाँ, अब सबसे इसकी हानियाँ भी होंगी, कुछ ना कुछ लाभ तो हैं, हानियाँ भी होंगी। हानियाँ, ऐसे टूर्नामेंटों में कई बार जल्दी अच्छी टीमें बाहर हो जाती हैं। हानियाँ है पहली, अगर फाइनल मैच में कमज़ोर टीम खेलती है तो दर्शकों का लगाव कम हो जाता है। अगर फाइनल टीम में कोई कमज़ोर टीम पहुंच गई, जैसे आईपीएल में सबसे कमज़ोर टीम कौन सी है आप हमें कमेंट कर बताएंगे। अत्यधिक दबाव रहता है, हानियाँ में रहती है। हानियों का तीसरा पॉइंट है अत्यधिक दबाव। इस प्रकार के टूर्नामेंटों में कम मैच होने के कारण खिलाड़ियों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दबाव डाला जाता है। दबाव भी डाला जाता है, हानियाँ इसकी ये भी है। अब दूसरा टूर्नामेंट आता है। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या रॉबिन आउट, लीग टूर्नामेंट या रॉबिन आउट टूर्नामेंट कहते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हमने नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ लिया जो कि आपके 5 नंबर 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है। अब आती है बात लीग आउट टूर्नामेंट। लीग आउट टूर्नामेंट या राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहते हैं। इस प्रकार के टूर्नामेंटों में हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही है, अन्य टीमों के साथ कम से कम एक बार जरूर खेलती है। ये लीग आउट टूर्नामेंट इसे कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी टूर्नामेंट होती है, हर टीम एक बार भाग लेती है और कम से कम एक बार वो हर टीम से खेलती है, उसे हम लीग आउट टूर्नामेंट कहते हैं। इसमें इसके लाभ क्या है? इसमें बढ़िया टीमें होती हैं, योग्य टीम, खेलने का अच्छा मौका होता है, अत्यधिक प्रसिद्ध बहुत सारे मैच होते हैं, जैसे आईपीएल, एमपीएल, आप सभी जारी रहे हैं। आईपीएल इस समय लॉकडाउन है लेकिन ये बंद है। हानियाँ इसकी क्या क्या है? यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं और इस वजह से दर्शकों के लगाव में कमी आ जाती है। अगर कोई टूर्नामेंट 5-5 महीने लगातार चलते रहेंगे तो दर्शकों के लगाव में कमी तो जरूरी आएगी। दूसरा पॉइंट है, यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं, इस वजह से खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। ये तो ज़रूरी बात है। इस प्रकार के टूर्नामेंटों में मैच अधिक होते हैं और यदि कोई टीम बार बार मैच हारती है तो वह टीम अभिप्रेरणा हो जाती है। उसका मतलब अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, मतलब अनमोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन उनका खत्म हो जाता है। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। अब आता है तीसरा टूर्नामेंट, उसी का ही है टूर्नामेंट है ये। अब जैसे आप ये टूर्नामेंट पढ़ रहे हैं चारों, लीग नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग आउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, तो इन सभी टूर्नामेंट के भी फिक्चर बनाए जाते हैं कि मतलब ये मैच कैसे खेले जाएंगे, एक टीम दूसरे मैच से कैसे मैच खेलेगी। मैं एक फिक्चर का वीडियो अलग लाऊंगा, वो पेपर टाइम में आएगा जहाँ तक है, नहीं तो हाफ ईयरली आप लोग का पेपर आएगा, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन हाफ ईयरली टाइम में आपके फिक्चर का वीडियो आ जाएगा। लीग टूर्नामेंट, अब आती है बात लीग टूर्नामेंट किसे कहते हैं। लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं,
सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट प्रत्येक टीम दूसरी टीम में लगभग एक बार मैच खेलती है। इसका फार्मूला होता है n, ब्रैकेट में n-1/2। n क्या है? नंबर ऑफ टीम। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टीम। और डबल लीग टूर्नामेंट प्रत्येक टीम दूसरी टीम से 2 बार मैच खेलती है। इसमें n क्या है? n ब्रैकेट में n-1। आपको दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। रुक जाइए। हाँ, अब ये डबल लीग टूर्नामेंट था, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। प्रत्येक सिंगल लीग टूर्नामेंट प्रत्येक टीम दूसरी टीम से एक बार सिर्फ मैच खेलती है। इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1। और डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? डबल लीग टूर्नामेंट प्रत्येक टीम एक टीम से 2 बार मैच खेलती है, उसे हम डबल लीग टूर्नामेंट कहते हैं। अब आती है बात कम्बिनेशन टूर्नामेंट। कम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं? कम्बिनेशन टूर्नामेंट वे होते हैं जिनमें पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं और फिर हर जोन की विजेता टीम अथवा खिलाड़ी बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक जगह पर भाग लेते हैं। जोन मतलब 2-2 के जोन बनाए जाते हैं। कम्बिनेशन टूर्नामेंट जोन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है जोन किसे कहते हैं। इसमें 2 टीमों को आपस में एक जोन बनाया जाता है। वहाँ पर कम्बिनेशन मतलब 2 टीमों को कंबाइन कर एक जोन बना दिया जाता है। मतलब फर्स्ट जोन का मैच सेकंड जोन से होगा, सेकंड जोन का मैच थर्ड, इस प्रकार से वो सीरियल बाय सीरियल चलते रहते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। कम्बिनेशन टूर्नामेंट जिसमें सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं, फिर हर जोन में विजेता टीम अथवा खिलाड़ी बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक जगह पर भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे स्कूल के बच्चे जोनल लेवल पर खेलते हैं तथा जोनल लेवल के बाद स्टेट लेवल पर अलग अलग जोन के खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं कम्बिनेशन टूर्नामेंट। कम्बिनेशन टूर्नामेंट हमारी बात यहाँ तक हो गई थी कम्बिनेशन टूर्नामेंट के उदाहरण से। कम्बिनेशन टूर्नामेंट के आगे हम बात करते हैं। कम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। अब हम इस टूर्नामेंट के बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है नॉकआउट टूर्नामेंट। सभी टीमों को 4 जोन में बराबर बांट दिया जाता है। जैसे 8 टीमें रहेंगी तो उनको 2-2 टीमों को एक जोन बना देंगे, तो उसे 4 टीमों में बराबर बांट देंगे। फिर प्रत्येक जोन की टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है। नॉकआउट टूर्नामेंट वही जो मैंने पहले बताया था, नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें एक टीम मैच हार जाती है तो मैच से बाहर हो जाती है, उसी आधार पर वो मैच को खेलेंगे। उसके बाद प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ खेलेगी। मतलब 4 जोन है, 2 जोन आपस में मैच खेलेंगे तो उसमें से एक जीतेगी, तीसरे और चौथे जोन के टीम जीतेगी तो उसमें से एक, तो उनमें से फिर दोनों का मैच कराएंगे तो विजेता टीम हमें प्राप्त होगी। उसके बाद नॉकआउट के आधार पर खेलती हैं। उसी में नॉकआउट टीमों में ये नॉकआउट के आधार पर मैचों को खेलती हैं और अंत में जीतने वाली टीम इंटर जोनल विजेता कहलाती है। जो टीम सबसे आखिरी में जीतती है, 4 टीमें रहेंगी, 4 जोन रहेंगे, तो उसमें से जो विजेता टीम रहती है वो इंटर जोनल विजेता कहलाती है। 1 नंबर में ऑप्शनल तो आप में 20 नंबर का आना ही है, तो ये देखे रहिएगा, टीम इंटरनल जोनल विजेता कहलाती है। अब आती है बात लीग कम लीग। सभी टीमें 4 जोन में बराबर बांट दी जाती हैं। फिर प्रत्येक जोन की टीम लीग के आधार पर खेलती है। इसमें लीग के आधार पर मतलब एक टीम सभी टीमों से मैच खेलेगी। लीग का मतलब यही होता है। और फिर दूसरा उसके बाद है प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ लीग के आधार पर मैच खेलती है। अंत में जीतने वाली टीम को सेंट्रल विजयी कहा जाता है। इसको आप देख लीजिएगा अपने बुक में। अब आती है बात तीसरा, कम्बिनेशन टूर्नामेंट का तीसरा प्रकार, नॉकआउट कम लीग। सभी टीमें को 4 जोन में बराबर बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक जोन की टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है। मतलब सभी टीमों को 4 जोन में बांट देंगे, प्रत्येक जोन में बांट देंगे, उसके बाद नॉकआउट के आधार पर खेलते हैं ये। इसके बाद प्रत्येक जोन की टीम विजेता दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ लीग के आधार पर खेलती है और अंत में जीतने वाली टीम इंटरनल विजयी होती है।
आप इन नोट्स को अपने मतलब 10 पेज के नोट्स हैं, आप मतलब 5 पेज आगे पीछे मिलाकर आप इसको अगर अपनी कॉपी में बना लेते हैं तो पेपर टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। और हाफ ईयरली पेपर मैंने तो इसको शुरुआत से ही बनाया था, तो ये मुझे हेल्प करा था। और कम्बिनेशन टूर्नामेंट का 4, अगर आप इसे 5 ही पेज है, अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो आपको ऐसे याद हो जाएगा पूरा, जैसे मैं ओरली बोल रहा हूँ वैसे आपको। चौथा टाइप है कम्बिनेशन टूर्नामेंट का लीग कम नॉकआउट। सभी टीमों को 4 जोन में बराबर बांट दिया जाता है, फिर प्रत्येक टीम के आधार पर खेलती हैं, अलग अलग अपने अपने आधार पर वो खेलती हैं। उसके बाद प्रत्येक जोन की विजयी टीम दूसरे जोन की विजयी टीम के साथ नॉकआउट के आधार पर खेलती है। अंत में जीतने वाली टीम इंटर जोनल विजयी होती है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में। आपको ये ज़रूर देखिए, मैंने स्टार बना भी रखा है, दिख नहीं रहा होगा, दिखा, हाँ ये देखिए। आपको इस टॉपिक को ऐसे सेम टू सेम पूरा लर्न होना चाहिए आपको। इंट्राम्यूज़म, एक्स्ट्राम्यूज़म। इंट्राम्यूज़म क्या होता है? यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा तथा म्यूरल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 4 दीवारी के भीतर, 4 दीवारी के भीतर। इसका अर्थ ये होता है इंट्राम्यूज़म। उसके बाद हम एक्स्ट्राम्यूज़म की बात करते हैं। एक्स्ट्राम्यूज़म ये भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा और म्यूरिलिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 4 दीवारी के बाहर। मतलब जो 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं वो इंट्राम्यूज़म, 4 दीवारी के बाहर एक्स्ट्राम्यूज़म। और उसके बाद आता है इंट्राम्यूरल। ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जो किसी स्कूल के 4 दीवारी के भीतर आयोजित किए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। एक्स्ट्राम्यूज़म ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जो किसी स्कूल की 4 दीवारी के बाहर आयोजित किए जाते हैं। जैसे अगर आप एक्स्ट्राम्यूज़म में, जैसे खो खो आपके स्कूल में करा दिया जाता है, लेमन रेस, बॉक्सिंग। उसके बाद आता है एक्स्ट्राम्यूज़म में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सभी होते हैं। विशिष्ट खेल कार्यक्रम, ये आपके टॉपिक बुक का सबसे आखिरी टॉपिक है, विशिष्ट खेल कार्यक्रम। विशिष्ट खेल कार्यक्रम वे होते हैं, जैसे कई सारे विशिष्ट खेल कार्यक्रम होते हैं आपके विद्यालय में। जैसे खेल दिवस होता ही होगा, स्वास्थ्य दौड़ें होती हैं, रन फॉर रन। उसके बाद होता है एकता के लिए दौड़ होती है, जागरूकता के लिए दौड़ होती है, विशेष कारणों के लिए दौड़ होती है। आप चाहिए तो मैं अगर इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। विशिष्ट खेल कार्यक्रम ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जो किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए आयोजित किए जाते हैं, मतलब उनसे कोई हमें एक सीख मिले। जैसे इंग्लैंड में कोई एक रेस होनी थी, इस समय न्यूज़ में मैंने देखा था, वो अब की बार कैंसिल हो गई है। हाँ, तो कोई एक मतलब ये विशिष्ट खेल कार्यक्रम ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जिसमें मतलब किसी उनसे एक प्रेरणा मिल सके हमें। ऐसे उसमें कुछ रेसें कराई जाती हैं, जैसे मैराथन कराई जाती है, खुली दौड़ कराई जाती है। जैसे खेल दिवस आपके विद्यालय में ये भी एक विशिष्ट खेल कार्यक्रम का प्रकार है। विशिष्ट खेल जैसे विद्यालय के वर्ष में मतलब साल भर में एक बार कराया जाता है, इसमें कई सारे कार्यक्रम होते हैं। स्वास्थ्य दौड़ें जो सड़कों पर कराई जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए जो लाभदायी होती हैं। रन फॉर रन होती हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। एकता के लिए दौड़ होती है, जागरूकता के लिए दौड़ होती है, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ होती है। जैसे एकता के लिए दौड़ इम्पॉर्टेंट है। ऐसी दौड़ों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करना होता है। एकता आप जान ही रहे हैं, जागरूकता के लिए होती है, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ होती है। बस हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको और भी आपके पिक्चर का वीडियो आता रहेगा, आ जाएगा कुछ दिनों में। चलिए, धन्यवाद।